हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024 में देने वाले हैं और यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर में आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा है तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जामिनेशंस आने वाली है और आपके लिए हिस्ट्री मेजर, माइनर और एमडीसी के लिए मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट अभी करवा रहा हूं आपको। और आज की जो ये क्लास है जहां पर मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करवाऊंगा। इससे पहले एक मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है जहां पर मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाया था। इसके बाद शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी करवाया था। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपको जिस प्रकार से मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखने को मिला था ठीक उसी प्रकार से मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको 2 भी करवाऊंगा। तो चलिए, एक बार आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चे, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट भी दीजिएगा, ठीक है। आइए बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, ग्रुप नंबर ए में जैसे कि आपको पता है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क का यानी कि 20 मार्क हो गया। देखो, आज की क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कराने वाला हूं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, बहुत सारे फैक्ट्स भी साथ में नोट करवाऊंगा। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखो, यहां पर क्वेश्चंस कहता है कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ा है ना, तो यहां एक शब्द है मेसोपोटामिया। यह शब्द, इसका क्या अर्थ होता है? तो पहली बात ये जान लीजिए कि मेसोपोटामिया जो है भाई साहब, यह किस भाषा का शब्द है। तो आप कहोगे सर ग्रीक कह लीजिए या यूनान कह लीजिए। क्या कह लीजिए? ग्रीक कह लीजिए या फिर यूनान कह लीजिए। इन भाषा का शब्द है आपका क्या? मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? क्या वह 2 नदियों के बीच की भूमि होती है या बेबीलोन का राज्य होता है, उपजाऊ मिट्टी की भूमि होती है या रेगिस्तान की भूमि होती है? तो इजीली आप कहोगे सर मेसोपोटामिया जो है यह 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि होती है। इतनी बातें समझ में आया? अब देखो, यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यह किस नदी घाटी पर अवस्थित है। तो आपका जवाब होगा सर दजला फरात नदी। कौन सी नदी? दजला फरात नदी पर आपका कौन सा सभ्यता विकसित है? तो आप कहोगे सर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित है, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं मेसोपोटामिया वर्तमान में, बताइएगा कमेंट करके आप लोग कि मेसोपोटामिया जो है यह वर्तमान में किस देश का हिस्सा है। तो आप कहोगे सर वर्तमान में जो है यह इराक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इराक देश जानते हो ना, इराक जहां की राजधानी का है बगदाद है। इराक की राजधानी का है प्यारे बच्चे? बगदाद है ना। तो इराक के हिस्सों में आ जाता है आपका ये मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं, यहां से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, देखो यहां एक नाम है बेबीलोन। क्या नाम है भाई? बेबीलोन। यह मेसोपोटामिया का ही एक राज्य है। किसका राज्य है? मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आने वाला एक शहर था बेबीलोन। यहां पर बताइए कि यह बेबीलोन जो है यह मेसोपोटामिया का शहर कब बना? तो याद रखिएगा 2000 ईसा पूर्व के बाद बना था। कब बना था प्यारे बच्चे? 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है बेबीलोन क्या बन गया? मेसोपोटामिया का एक शहर बन गया। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस अगला यहां से पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यहां पर पुरातात्विक खोजों का जो शुरुआत था, है ना, पुरातात्विक खोजों का शुरुआत जो है यह कब शुरू होता है? तो आप कहोगे सर 1840 के दशक में। कब? 1840 के दशक में क्या होता है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यहां पर पुरातात्विक खोजों का शुरुआत हो जाता है ना। इतने सारे प्रश्न आपने यहां पर देखा पहले प्रश्न से संबंधित। एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि क्या क्लासेस हमारी आपको हेल्पफुल लगती है कि नहीं। अगर हेल्पफुल लगती है तो आप लोग शेयर करते जाइए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस यहां पर जो कह रहा है, क्या है क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया सभ्यता नहीं थी? मेसोपोटामिया सभ्यता, इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। और ये क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, अभी कुछ दिन पहले जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन हुआ था, है ना, पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आया था कि निम्न में कौन मेसोपोटामिया सभ्यता नहीं है। जैसे कि बेबीलोन की बात हो रही है, सिंधु की बात हो रही है, सुमेर की बात हो रही है और अस्सुर की बात हो रही है। तो पहली बात, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत बेबीलोन शहर तो आता है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सुमेर सभ्यता भी होती है मेसोपोटामिया के अंतर्गत और अस्सुर भी होता है। लेकिन एक हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की बात करें तो यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है।
यह स्वयं एक सभ्यता है जो कि किस नदी पर अवस्थित है? तो आप कहोगे सर सिंधु नदी घाटी पर अवस्थित है। किस नदी घाटी पर? सिंधु नदी घाटी पर। भारत की एक प्राचीन नदी सिंधु, जहां पर आपको कौन सी सभ्यता मिल जाती है? तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोनिशियन लोग किस रंग का मूल्यवान रंग बेचते थे? फोनिशियन लोग जो थे वह कौन से मूल्यवान रंग को बेचा करते थे? तो क्या वह पीला रंग था, हरा रंग था, नीला रंग था या बैंगनी रंग था? तो याद रखना प्यारे बच्चे, फोनिशियन लोग जो थे यह बैंगनी रंग को बेचा करते थे। और पता है ये बैंगनी रंग जो है कहां से लाते थे, कैसे बनाते थे? तो याद रखिएगा घोंघा, आप लोग जानते हैं घोंघा, है ना, अभी बरसात का महीना है और अभी आपको घोंघा मिलता होगा। तो घोंघा से क्या करता था? घोंघा से ये बैंगनी रंग बनाता था। क्या बनाता था प्यारे बच्चे? बैंगनी रंग बनाता था और बैंगनी रंग को बेचता था, जो कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो है क्या करते थे? तो इन रंगों को लेते थे और यह सिर्फ रंग बेचकर, सोच सकते हो, रंग बेचकर फोनिशियन लोग जो थे एक समृद्ध राज्य बन गया था, है ना, एक समृद्ध राज्य बन गया था केवल और केवल क्या बेचकर? रंग बेचकर। इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है यहां पर कि बेबीलोन में कौन सा प्राचीन लेखन शैली की इस्तेमाल की जाती थी? बेबीलोन जो कि आपके मेसोपोटामिया का शहर है ना, वहां पर कौन से प्राचीन लेखन शैली का इस्तेमाल किया जाता था? तो आपको याद रखना है क्यूनिफॉर्म लेखन शैली जो है बेबीलोन में यूज होता था। चलिए आगे यहां से कुछ और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बेबीलोन वासियों की बात करते हैं तो ये लोग जो है काफी शिक्षित थे और ये लोग काफी शोध करके गए हैं यहां से। जैसे कि हम बात करते हैं बेबीलोन और एक था भाई साहब आपका असीरियन। क्या था? असीरियन। इन दोनों के द्वारा जो है बेबीलियन लोग और असीरियन लोगों के द्वारा कुछ खोज किया गया। जैसे कि बात करें पहिया का खोज। किसका खोज? पहिया का खोज किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि घड़ी का खोज किया गया। किसका खोज? घड़ी का खोज किया गया। फिर बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा बैटरिंग रैम का। किसका? बैटरिंग रैम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये भी आपके बेबीलोनियन और असीरियन के द्वारा किया गया। तो ये सारे खोज भी याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पहिए की खोज की गई? ऑप्शन में रहेगा बेबीलोनियन और क्या कहते हैं असीरियन, इसके बाद मेसोपोटामियन। इस तरीके से आपके जो है ऑप्शंस होंगे, आप उसमें सही आंसर कर लोगे। आगे आइए बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट देखना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगस्टस की मृत्यु, इसको तो स्टार लगा लो, ये भी क्वेश्चन पीपीयू में पूछा गया था, है ना। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करें प्यारे बच्चे तो वहां ये भी क्वेश्चन आया था अगस्टस की मृत्यु कब होती है। तो जब अगस्टस की बात होती है प्यारे बच्चे तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 14 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जो कि एक क्या होता है? रोम का राजा होता है। कहां का? रोमन साम्राज्य का, ठीक है। रोम का पहला राजा अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम सम्राट आपसे पूछा जाए, आप कहोगे प्यारे बच्चे पहला सम्राट जो था वह था अगस्टस। फिर अगर यहां से देखो पहला की बात हो गई तो आपसे अंतिमों तो पूछ लिया जा सकता है ना। तो अंतिम की बात जब होगी तो अंतिम के बारे में क्या बताओगे? चलो अंतिम राजा यहां का कौन था? तो आप कहोगे सर रोमुलस। क्या नाम था? रोमुलस जो था यह रोम का क्या था? तो अंतिम राजा था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां से प्रश्न जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि रोमन साम्राज्य का प्रमुख भाषा जो था, प्रमुख भाषा वह क्या था? प्रमुख लिपि जो था वह क्या था? तो आप कहोगे सर लैटिन था। क्या था? लैटिन था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखना, यहां पर क्या कहता है कि प्राचीन रोम का प्रथम राजा कौन था? लो भाई आइए गया क्वेश्चन है ना। प्रथम राजा, अब ये तो कुछ देर बतैले थे भाई, कौन होगा? अगस्टस। अंतिम राजा कौन? तो रोमुलस, है ना। अंतिम राजा कौन? रोमुलस। और प्रथम राजा कौन? तो आपका अगस्टस। आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है अगर रोमन साम्राज्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें, और रोमन साम्राज्य से बहुत क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है कौन सी जनजाति वास करते थे, है ना। कौन सी जनजाति वास करते थे? तो याद रखिएगा पहला तो भाई साहब गोंथ जनजाति रहा करते थे। कौन जनजाति? गोंथ जनजाति। इसके बाद विसिगोंथ जनजाति रहते थे, है ना। ये इसके बाद और बात करें तो वेंडल जनजाति। कौन जनजाति? वेंडल जनजाति। ये 3 जनजाति के लोग कहां रहते थे? तो रोमन साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है सामंतवादी सिद्धांत के अनुसार भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवादी सिद्धांत,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, किसका पतन हो जाता है, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो सामंतवादी सिद्धांत उभरकर सामने आती है। अब इस सामंतवादी सिद्धांतों के मुताबिक हम बात करते हैं तो भूमि का मालिक कौन होता था। भूमि का मालिक क्या वो मंत्री होता था, बिल्कुल नहीं। जमींदार ये भी नहीं, सामंत ये भी नहीं, तो कौन होता था प्यारे बच्चे, राजा होता था। कौन होता था, राजा ही सामंतवादी सिद्धांत के अनुसार जो है भूमि का मालिक हुआ करता था। और फिर देखिए अगर हम बात करते हैं सामंतवादी सिद्धांत की, सामंतवादी व्यवस्था की, तो यह जो व्यवस्था होती थी यह सामाजिक और आर्थिक जीवन पर आधारित होता था, है ना। यह जो है सामाजिक, आपसे पूछी जा सकती है सामाजिक और आर्थिक, नोट करिएगा, सामाजिक और आर्थिक, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सामंतवादी व्यवस्था जो थी यह किस पर आधारित थी, तो आप कहोगे सर यह सामाजिक और आर्थिक जीवन पर आधारित था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर आगे और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि यह जो राजा के अधीनस्थ होता था तो भूमि का बंटवारा कौन करेगा, राजे करेगा। अब राजा करेगा तो देखो राजा के द्वारा क्या होता था, जब किसी को भूमि दी जाती थी, है ना, प्रदत्त भूमि जो दिया जाता था, जब किसी को भूमि दी जाती थी तो उसे बड़े सामंत कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे प्यारे बच्चे, बड़े सामंत कहे जाते थे। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो ये बात तो मैंने आपको पहले बताइए दिया है कि सामंतवादी सिद्धांत जो है यह कब विकसित होता है, जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। चलो इस सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे, प्रश्न आपका देखिएगा अगला, स्टार लगाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अभी अभी कई सारे एग्जाम में, इंटरनल एग्जामिनेशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछी गई थी कि हीरोग्लिफक किस देश की लिपि है। हीरोग्लिफक, हीरोग्लिफक की बात करें प्यारे बच्चे नोट करना, यह मिस्र की लिपि है। कहां की लिपि है, मिस्र की लिपि है आपका हीरोग्लिफक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका कहता है हम्बुराबी कहां का महान शासक था, स्टार लगाना इस पर भी। हम्बुराबी, हम्बुराबी की जब बात हो रही है प्यारे बच्चे तो आप आराम से कह सकते हो सर यह बेबीलोनिया का शासक था। कहां का शासक था, बेबीलोनिया का शासक कौन था, बेबीलोनिया का शासक आपका हम्बुराबी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि असीरिया की राजधानी, असीरिया की राजधानी कहां है। तो प्यारे बच्चे याद रखना असीरिया, देखो सबसे पहले तो हम यहां पर इराक की बात कर लेते हैं। इराक का राजधानी कहां है, बगदाद है। इराक की राजधानी कहां है, बगदाद है। मिस्र की राजधानी की बात करें प्यारे बच्चे, काहिरा, मिस्र की राजधानी कहां है, काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहां है, काहिरा है। इसके बाद सुमेरिया की राजधानी की बात करें, उर, सुमेरिया की राजधानी कहां है, उर। तो एक बच गया आपका जो है नीनेवेह। नीनेवेह किसकी राजधानी है, आप कहोगे सर असीरिया की राजधानी है। नीनेवेह किसकी राजधानी है, असीरिया की राजधानी है। इस सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेना। अगर इतने प्रश्नों को कर लेते हो तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर देखो अब ग्रुप नंबर बी की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में जो ग्रुप नंबर बी में क्वेश्चंस आता है प्यारे बच्चे, क्या आता है, आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की जब बात करता हूं तो आपसे 4 क्वेश्चंस बनाने के लिए पूछा जाता है, प्रत्येक 5-5 नंबर का होता है। जैसे कि हम आज के क्लास में करेंगे बेबीलोनिया की सभ्यता, किसकी, बेबीलोनिया की सभ्यता पर एक संक्षिप्त नोट्स तैयार करेंगे। सोलन के बारे में बताएंगे, सोलन कौन था, है ना, इसके बारे में बताएंगे। पेरिक्लिस के बारे में बताएंगे, पेरिक्लिस कौन था, इसके बारे में बताएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पेलोपोनेशियन की युद्ध, है ना, पेलोपोनेशियन की युद्ध, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। देखो बात करते हैं इसकी आंसर आपको कैसे मिलेगा। इसकी आंसर की बात करें प्यारे बच्चे तो आपके अपने इसी चैनल पर जो है क्या हो रहा है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर के लिए एक अलग से सीरीज चलाई जा रही है और आपको बहुत सारे प्रश्न मैंने करवा दिया है। तो आपको प्लेलिस्ट में वो सारा वीडियो मिल जाएगा, इन सभी टॉपिक पर भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से कर लेना, है ना, वहां देख लीजिएगा ताकि आपके जो है ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पर समझा के रखा है। आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। अब एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, पिछली क्लास में भी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराया था, यहां भी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, देखो आज के इस क्लास में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस प्यारे बच्चे हम करने वाले हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपका रहेगा क्या, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा गया था। अब क्वेश्चंस क्या कहता है समझेंगे हम इसको। क्वेश्चंस कहता है यहां पर रोमन कानून, क्या कहता है, रोमन कानून जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसका विकास कैसे होता है, इसको आपको डिटेल में समझाना है।
वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना, आपके 10 नंबर यहां से पक्के होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत इजी तरीका से समझेंगे, कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चंस यहां पर पूछा जा सकता है रोमन संहिता क्या है, क्या पूछा जा सकता है। देखो यहां रोमन कानून था, यहां रोमन संहिता है, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों का अर्थ सेम है। रोमन संहिता क्या है, इसके उद्भव, उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति, है ना, और विकास, विकास का मतलब विकास कैसे हुआ, इस पर आपको विस्तार से चर्चा करना है। अब आइए इसके आंसर राइटिंग पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर जो हमारे लिए की पॉइंट है वो रोमन कानून है। तो सबसे पहला प्यारे बच्चे हम रोमन कानून को जानेंगे, रोमन संहिता को जानेंगे कि आखिर रोमन कानून क्या है। तो यहां पर समझना, देखो रोम के परवर्ती सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कानून के क्षेत्र में रहा है। रोम जो है, रोम, इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है यह किस क्षेत्र में दिया है, तो कानून के निर्माण में। किसके निर्माण में दिया है, कानून। यह एक ऐसा कानून का निर्माण किया जिसका प्रभाव बाकी अन्य सभ्यताओं पर भी देखने को मिला था। बहुत सारी सभ्यताओं पर इनके कानून का प्रभाव देखने को मिला था। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि रोमन कानून जो था, रोमन संहिता जो था, इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया कानून के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में। रोमन कानून पारसिक, हिब्रू तथा इस्लामी कानूनों की भांति दैवी न होकर मानवीय थे। यानी कि जिस प्रकार से पारसिक कानून था, हिब्रू कानून था, इस्लामी कानून था, तो ये सारे कानून जो होते थे ये पैगंबरों पर आधारित, देवताओं पर आधारित हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि ये दैवीय है। लेकिन इस कानून को, रोम कानून जो था, रोमन कानून, इसको दैवीय नहीं, इसको मानवीय बनाया गया। क्या बनाया गया, मानवीय बनाया गया, मानवों के द्वारा तैयार किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के आधारीय नहीं थे, है ना। अर्थात हम कहें तो इसका निर्माण किसी देवता या पैगंबर में नहीं किंतु मनुष्य ने किया था। इसी कारण से आविर्भाव काल से लेकर अंत तक यह लचीला बना रहा और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला। अब कोई भी कानून है, जैसे मान लीजिए हमारा देश ही है, भारत की ही बात कर लेते हैं हम, तो हमारे देश का जो कानून, जो कि जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, संविधान के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्थाएं नहीं थे। क्या नहीं थे, कानून व्यवस्थाएं नहीं थे। अब इसमें क्या होता है, तो समय समय पर चीजें परिवर्तित होती रहती है, संशोधित किया जाता है कि नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से जो यह संविधान या कानून लिखा गया रोमन साम्राज्यों के द्वारा, किसके द्वारा, रोमन साम्राज्यों में जो रोमन कानून लिखी गई, उस कानून में समय समय पर क्या देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला। उसमें संशोधन करने होता गया। बहुत सारे राजा हुए रोमन साम्राज्य के, उन राजाओं ने अपने इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। अब आइए बात करते हैं कि आखिर रोमन संहिता जो है, रोमन साम्राज्य जो है, इसका विकास हुआ कैसे, हाउस डेट, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो कहानी शुरुआत होती है, बेसिकली वैसे रोमन साम्राज्य की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पूर्व की कहानी है। लेकिन रोमन संहिता या रोमन कानून की जब बात आती है तो याद रखिएगा, देखो यह कानून बेसिकली जो है 5वीं शताब्दी से लेकर जो है यह शुरुआत होती है। 5वीं शताब्दी के मध्य तक जो है रोमन कानून यह लिखित रूप से नहीं था। जैसे कि हमारे भारत की ही बात कर लो, हमारे भारत का जो संविधान है यह पूरे विश्व से सबसे जटिल संविधान है, लिखित संविधान है ना। उसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर संविधान लिखी गई नहीं है, बस ऐसे ही कुछ बोल दिया गया, उसी आधार पर जो है वह देश चलता है। उसी प्रकार से 5वीं शताब्दी के मध्यकाल तक जो है क्या था, तो रोमन में जो कानून व्यवस्थाएं थी वह लिखित नहीं थी। अब लिखित नहीं होने के कारण राजाओं के द्वारा क्या था, राजाओं के द्वारा या फिर वहां जो जितने भी अभिजात वर्ग के लोग थे, यानी कि जो अभिजात कहने का मतलब क्या, जो उच्च वर्गीय लोग था, है ना, उच्च वर्गीय लोग राजा के प्रिय हुआ करते थे, तो उनके द्वारा ही जो कुछ भी मन होता था, समझ लो वो एक कानून बन जाता था। क्या बन जाता था, कानून बन जाता था। तो इससे क्या होता था, स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको पूर्ण अधिकार दे दिया जाए और बाकी आपके भाई बहनों को अधिकार ना दे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जो आपके छोटे भाई बहन होंगे, जो आपके बड़े ही क्यों ना हो, बड़े को ही अगर अधिकार ना दिया जाए, आपको पूर्ण अधिकार दे दिया जाए, वैसी स्थिति में क्या होगा, तो उनके मन में खटकना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी अभिजात वर्ग के लोग थे, जिसको क्या कहा जाता था, इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाए कि रोमन साम्राज्य में अभिजात वर्गों को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, पैट्रिशियन। क्या कहा जाता था, पैट्रिशियन, है ना। और जितने भी निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे उसे क्या कहा जाता था, तो प्लेबियंस।
क्या कहा जाता था? प्लेबियंस। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। जितने भी अभिजात वर्ग के लोग रोमन साम्राज्य में थे उसको पैट्रिशियन कहा जाता था, और जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उसे प्लेबियंस कहा जाता था। तो पैट्रिशियन जो थे इनके द्वारा क्या किया जाता था? तो कानून निर्माण किया जाता था। निम्न वर्गीय लोगों पर क्या किया जाता था? तो अपना अधिकार जमाया जाता था, है ना। उसको विशेष अधिकार, जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उसको विशेष अधिकार नहीं मिलता था। अभिजात वर्ग के लोग उसे दबाने का प्रयास करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? विद्रोह तो होगा ही, और जब विद्रोह होगा तो राजा के समक्ष एक चुनौती आएगी। राजा के समक्ष क्या चुनौती आएगी? तो उसे बताया जाएगा कि भाई एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाइए, अगर आप कानून व्यवस्था इस प्रकार से नहीं बनाते तो हम आप ही को लतिया के भगा देंगे, है ना भाई। तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें सुरक्षा, तुम्हारे साम्राज्य में रहते हैं, तुमसे हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो हम तोरे लतिया के भगा देंगे, है ना। वैसे भी हर समाज में ऐसा देखा गया है कि अभिजात वर्ग के लोग, यानी कि जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं, उसकी संख्या कम होती है, निम्न वर्गीय लोगों की संख्या ही अधिक होती है। आप अपने समाज में देख लो, अपने आसपास के लोगों को देख लो कि उच्च वर्गीय लोग कौन है, कितने हैं, कौन बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और कौन ऐसे हैं जो छोटे छोटे लोग हैं ना, छोटे वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग हैं ना, तो वह कौन है। तो इस प्रकार से आप आकलन कर सकते हो। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, देखिए जितने भी यहां पर व्यक्ति थे निम्न वर्गीय, उन सभी के द्वारा जो है एकजुट होकर यह मांग किया जाता है, बगावत कर दी जाती है कि हमें एक नया कानून चाहिए, एक नया कानून बनाइए। फिर इस पर बात विमर्श होता है। क्या होता है? बात विमर्श होता है कि चलो एक नया कानून बना दिया जाए। अब इसकी मांग पर सीनेट के द्वारा क्या किया जाता है? 454 ईसा पूर्व में 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। कितने सदस्यों की? 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, और फिर यूनान के सोलन तथा अन्य विधि निर्माताओं के कानूनों के अध्ययन के लिए भेजा जाता है ना। ये क्या क्या आता है? तो जब ये 3 सदस्यों का टीम बनाया जाता है तो उन सदस्यों के द्वारा जो है कानून निर्माण और इसके अध्ययन के लिए जो है इसे क्या क्या आता है? तो सोलन, यूनान के सोलन में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? सोलन भेजा जाता है। और फिर क्या किया जाता है? तो इस समिति के यूनान से वापस आने पर, जब ये समिति जो है जो त्रिसदस्यीय समिति थी, वह सदस्य समिति जब कहाँ आती है? फिर से यूनान आती है। तो वहां पर आकर के फिर वह 10 व्यक्तियों का क्या बनाता है? एक समिति बनाता है, और उस समिति के आधार पर क्या होती है? तो एक कानून का निर्माण किया जाता है ना। इस समिति के द्वारा क्या किया जाता है? तो अपियंस क्लाडियस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अपियंस क्लाडियस के नेतृत्व में जो है रोमन कानून, रीति रिवाज, प्रथा तथा यूनानी कानूनों को मिलाकर क्या किया जाता है? तो एक रोमन कानून को बनाकर तैयार किया जाता है। ठीक है। इसको बनाने के बाद जो है लकड़ी की 12 पार्टियों पर अंकित कर दिया जाता है, जिसको फिर बाद में क्या किया जाता है? तो असेंबली में प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि जब तक असेंबली में नहीं आएगा उसको स्वीकृति कैसे मिलेगी। तो फिर देखो, जैसे कि यहाँ पर कागज पर लिखने की बजाय जो है यहाँ पर उस समय जो है क्या था? लकड़ी की 12 पार्टियां होती थी, और उन पार्टियों पर उसको क्या कर दिया गया? तो उन सभी कानूनों को, उन सभी विधि व्यवस्थाओं को, उन सभी रीति रिवाजों को लिख दिया गया, और लिखने के बाद फिर उसे असेंबली में प्रस्तुत किया गया। असेंबली में प्रस्तुत करने के बाद जो है उसको स्वीकृति मिल जाती है। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य के कानून की। तो रोमन साम्राज्य का जो कानून था यह 3 भागों में बांटकर बनाया गया। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला रोमन नागरिक कानून, फिर राष्ट्रीय कानून, इसके बाद प्राकृतिक कानून। इन 3 भागों में से बांटा। अब आखिर ये 3 भाग क्या क्या था, इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो था रोमन नागरिक कानून। इसमें रोमन नागरिक कानून से हमारा स्पष्ट ये सामने निकल कर आता है कि वैसे व्यक्ति जो रोमन जाति में जन्म लेने के कारण, या फिर कहे तो दत्तक विधि से स्वाधीनता प्राप्त करने के कारण, या फिर कहे तो शासकीय अनुमति स्वीकार लेने के कारण जो है क्या थे? तो इस नागरिकता की श्रेणी में आते थे, है ना। रोमन नागरिकों की श्रेणी में जो भी व्यक्ति आते थे, चाहे वो जन्म से हो, है ना, जन्म से हो, या फिर यहाँ आकर उन्होंने अपनी जो है क्या कहते हैं, तो अपना यहाँ पर आवास ग्रहण किया हो, या फिर बात करते हैं तो शासकीय अनुमति, शासन ने अनुमति दिया कि चलो तुम यहाँ पर रह सकते हो, उस अनुमति के आधार पर जो है यहाँ पर आकर रह गया, उन सभी के लिए कानून बनाया गया। अब इसमें भी नागरिकों को, इनकी जो नागरिकता थी, इसे 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला नागरिक जो था, जो पहले श्रेणी में आता था नागरिक, उसको मत देने का अधिकार था। क्या देने का अधिकार था? वोट देने का अधिकार था। इसके साथ साथ जो है वह किसी भी कार्यालय में स्वतंत्र रूप से काम कर सकता था, स्वतंत्र नागरिक का अधिकार उसे मिलता था, और इसके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने के भी उसे अधिकार मिलते थे कि आप वहां पर जो है एक दूसरे से, वहां के निवासियों के साथ क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है, जो प्रथम श्रेणी के लोग थे उसी को मिलता था।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी तो थे जो यहां से जाकर के मान लीजिए दूसरे जगह से जाकर के वहां पर रह गया था, तो उसको प्रथम श्रेणी में नहीं रखा गया। उसको कहां रखा गया, चलिए उस पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल यह समझिए कि वैसे व्यक्ति जो प्रथम श्रेणी में रखे गए उसे लगभग हर तरह का अधिकार था। वहां वोटिंग कर सकता था, वहां कार्यालय में काम कर सकता था, स्वतंत्र नागरिक की तरह जो है क्या कर सकता था, तो वैवाहिक संबंध बना सकता था। इसके साथ साथ रोमन कानून के अधीन जो है व्यापारिक ठेकेदारी कर सकता था। यह सारा अधिकार प्रथम श्रेणी के लोगों के पास था। लेकिन जितने भी द्वितीय श्रेणी के लोग थे उन सभी नागरिकों को जो वैवाहिक संबंध बनाने और ठेकेदारी करने के अधिकार थे, इन सभी चीजों के परे रखा गया था। मतलब इन सभी चीजों का अधिकार था। वैवाहिक संबंध ये भी बना सकता था, ठेकेदारी ये भी कर सकता था, लेकिन एक अधिकार दूसरे श्रेणी वालों को नहीं था, वह मत नहीं दे सकता था। क्या नहीं दे सकता था? वोट नहीं दे सकता था। और तीसरी बातें थी, तीसरी श्रेणी में जो लोग आते थे ऐसे स्वतंत्र नागरिक आते थे जो मताधिकार तथा ठेकेदारी के अधिकार तो रखते थे, लेकिन विवाह का संबंध स्थापित करना, मतलब वैसे लोग जैसे कि अभी बताया कि कुछ इस देश से उस देश जाकर यहां से जाकर वहां रह गया था, तो वैसे लोगों को सामान्यतः जो है यहां पर क्या नहीं मिलता था, तो वैवाहिक संबंध बनाने का अधिकार नहीं मिलता था। तो ये तीन कैटेगरी किसकी थी? जितने भी वहां पर रोमन नागरिक थे उन सभी नागरिकों को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया था। समझ में आ रही है? यह किसके आधार पर? तो कानून व्यवस्था के आधार पर। आगे बात करते हैं दूसरा जो राष्ट्रीय कानून था। यह राष्ट्रीय कानून रोमन नागरिकों और विदेशियों पर समान रूप से लागू होता था। अगर रोमन नागरिक है जो वर्तमान में वहां रोमन साम्राज्य में रोम में जन्म लिया है, उन सभी लोगों के लिए, और जो दूसरे जगह से आकर वहां रह रहा है उसके लिए जो है जितने भी आपके राष्ट्रीय कानून व्यवस्थाएं थी वो सभी पर समान रूप से लागू होता था। और प्राकृतिक कानून की बात करें तो प्राकृतिक कानून वहां की एक ऐसी कानून थी, समझो कि एक ऐसी उसकी एक खोज थी, उसकी जो है एक ऐसी उपलब्धि मान लीजिए आप रोमन साम्राज्य की, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ना। तो इस प्रकार से ये तीन कानून व्यवस्थाएं आपके विभाजन के आधार पर निकल कर आया किसका? रोमन साम्राज्य का। इस प्रकार क्या होता है, तो कानून के लिखित रूप होने तथा उसके लागू किए जाने से प्लेबियन जो थे, जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, उन सभी के अधिकार क्षेत्र अब बढ़ने शुरू हो गए। जब अधिकार क्षेत्र बढ़ने शुरू हो गए तो अब कांसल, मजिस्ट्रेट और देवालय के संरक्षण, इस सभी में जो है या इस वर्ग के लोग चुने जाने लगे, क्योंकि अब लोगों के पास अधिकार, जो निम्न वर्गीय लोग था उन्हें भी तो अब हर एक तरीके का अधिकार मिलना शुरू हो गया। तो इस स्थिति में ऐसा देखा गया कि हर क्षेत्रों में जो है निम्न वर्गीय लोग ने क्या किया, अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे जैसे संपत्तियां बढ़ती गई, अब उसकी जीवन जो है वह जो जटिल जीवन थी वह जीवन अब सामान्य होता चला गया। अब उनकी भी जीवन जो है फलती फूलती हुई नजर आने लगी। तो इस प्रकार से जो है क्या हुआ, निम्न वर्गीय लोगों का यहां पर विकास देखने को मिला। और यह सब किसके कारण था? तो कानून के विकास के कारण। क्योंकि जब तक कानून व्यवस्थाएं जो है निम्न वर्गीय लोगों के लिए उतनी सुदृढ़ नहीं बनाई जाती, तो वैसी स्थितियां में क्या होती, तो वैसी स्थितियां में वो लोग जो है बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ पाते। ठीक इसी प्रकार से जब यह व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, तो 287 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति था जिनका नाम था लेक्स हार्टेंसिया। क्या नाम था? लेक्स हार्टेंसिया, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो एक स्वतंत्र रूप से कानून बनाए जाने का निश्चय किया जाता है। ऐसा कानून जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उस पर कोई किसी का जो है कोई भी आधिपत्य ना हो। इसे स्वीकृत तथा लागू करने में किसी संस्था या अधिकारी को स्वीकृति की आवश्यकता ना लेनी पड़े। इस प्रकार की कानून व्यवस्थाएं लागू करने के बारे में कौन सोचा? लेक्स हार्टेंसिया। ठीक है, जो कि कब सोचा था? 287 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, तो देखो जो ये कानून संहिता है रोमन साम्राज्य की, है ना, रोमन साम्राज्य की जो कानून संहिता है, वैसे तो बहुत सारे तर्क आए, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी मतें रखा, बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारी बातें बताई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से कानून व्यवस्थाओं की, तो जो दूसरी शताब्दी थी और तीसरी शताब्दी थी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है रोमन इतिहास में क्या होता है, तो एक कानून निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान निकलकर सामने आता है। अब वो योगदान क्या था, तो इस समय बहुत सारे ऐसे शासक जैसे जूलियस सीजर थे। जूलियस सीजर चाहता था कि न्याय और औचित्य के सिद्धांत पर क्या किया जाए, कानून को तैयार किया जाए, जिससे क्या होगी, तो जिससे क्या होगी, तो एक बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य को स्थापित करने में सुविधा मिलेगा। लेकिन यह जो चाहता था कि एक न्याय और औचित्य के सिद्धांत पर कानून बनाए, जूलियस सीजर का यह जो है इच्छा पूरा नहीं हो पाया था, है ना। जूलियस सीजर का जो इच्छा है यह बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया, उनकी इच्छा अधूरी रह गई। फिर बाद में सीजर के बाद आता है ऑगस्टस। कौन आता है? ऑगस्टस आता है, जो एक रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था। क्या था? पहला सम्राट था। उन्होंने सक्रियता दिखाई अपने इस क्षेत्र में कि चलो मैं कानून बनाता हूं। अब उन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे विशेषज्ञों का सहायता लिया।
क्योंकि देखिए अगर किसी देश को चलाना हो तो एक व्यक्ति जो है कुछ भी बोल दे, कुछ भी सोच ले, तो उस आधार पर एक साम्राज्य, एक देश नहीं चल सकता है। एक देश को चलाने के लिए हमें बहुत लोगों की जरूरत होती है, और वैसी स्थिति में हम सभी का सुझाव ले तो वह बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले के पास हमसे बेहतर नॉलेज होगा। तो वैसी स्थिति में ऑगस्टस ने क्या किया, बहुत सारे विशेषज्ञों का सहायता लिया, और विशेषज्ञों का सहायता लेकर के इन्होंने जो कानून बनाया वह किस नाम से कानून बनाया, तो जूलियन लॉ के नाम से कानून बनाया। किसके नाम से? जूलियन लॉ के नाम से कानून बनाया, और उसको अपने साम्राज्य में विकसित करने का प्रयास किया। इस कानून के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जो जूलियन लॉ कानून था, इसमें व्याभिचार, भ्रष्टाचार, उत्कोच विलासता, विवाहहीनता, संतानहीनता, तलाक, इन सभी को कम करने के लिए कानून बनाया। मतलब एक समुचित कानून, क्योंकि जब देखो बहुत सारे विशेषज्ञों का मदद लोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी निष्कर्षात्मक बातें निकल कर आती है जिसके आधार पर आप बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो, बेहतर साम्राज्य का निर्माण कर सकते हो। तो ये जो आपके ऑगस्टस थे, ये ऑगस्टस ने क्या किया, तो इस प्रकार से अपनी कानून व्यवस्थाएं बनाई जो बहुत ही बेहतरीन कानून व्यवस्थाएं था। लेकिन इस प्रकार जो है परिस्थितियां जब धीरे धीरे बदलती जाती है, फिर से इसके बाद क्या कहते हैं, ऑगस्टस के बाद और भी बहुत सारे राजा आते हैं, उनके द्वारा फिर कानून व्यवस्थाओं में परिवर्तन की जाती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो रोमन कानून के संग्रह में हम विशेष तौर पर बात करें तो एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था भाई, एक व्यक्ति जिसका नाम था जस्टिनियन। क्या नाम था? जस्टिनियन। जो कि जस्टिनियन जो है भाई साहब एक विशेष कानून संग्रह रोमन साम्राज्य के लिए दिया था। वैसे तो हम बात करें, देखो एक क्या कहते हैं इतिहासकार जिनका नाम है विल ड्यूरेंट। क्या नाम है? विल ड्यूरेंट का मानना है कि देखो इतिहासों में जो आपके जस्टिनियन है, जस्टिनियन का नाम लोग भूल जाता है, लेकिन जस्टिनियन के द्वारा जो वॉर था, युद्ध था, उसको लोग नहीं भूल पाता है। और वो वॉर था क्या? ऐसा नहीं कि इन्होंने जो है युद्ध किया, वह वॉर था कानून के क्षेत्र में। वह वॉर क्या था? कानून के क्षेत्र में वह युद्ध था, और इसको लोग नहीं भूल पाता है। कानून को स्पष्ट करने के लिए इसने 10 न्यायविदों को क्या किया, तो ट्रिब्यूनियन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, और इस आयोग ने हेनरियन के समय से चले आ रहे सभी कानूनों को एकत्र करके कोडेक्स जस्टिनियन के नाम से क्या किया, तो इस कानून को प्रकाशित किया था। इसके बाद न्यायविदों के विचारों का डाइजेस्टा नाम से संग्रहित किया। न्यायविद के जितने भी विचार थे इसको डाइजेस्टा के नाम से संग्रहित किया, और फिर कानून के एक संग्रहित पुस्तक के रूप में जिसका नाम था इंस्टीट्यूट्स। क्या नाम था? इंस्टीट्यूट्स नाम से इसको प्रकाशित किया। तो ये भी बात याद रखिएगा। इस प्रकार से क्या होता है, तो आपके रोमन साम्राज्य में कानून का विकास होता है। किसका विकास होता है? रोमन साम्राज्य में रोमन कानून का विकास होता है, उसका उत्पत्ति होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, उम्मीद करता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूंगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चे कि क्या जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बताया हूं, क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? यस और नो टाइप कर दीजिए, फटाफट से यस और नो टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करना है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।